हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं दो ऐसे सेक्शंस के ऊपर डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो अक्सर स्टूडेंट्स या तो उसे छोड़ ही देते हैं डर के मारे कि उनको उसका कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, या फिर ये इसे रट के चले जा रहे हैं। इस वीडियो के बाद मैं एक चीज़ की आपको गारंटी दे सकता हूँ, कभी भी इन दो सेक्शन से ना तुम्हें डर लगेगा ना तुम्हें इनको रटने की जरूरत पड़ेगी। तीन चीजें हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। शॉर्ट, क्रिस्प, टू द पॉइंट वीडियो होगा। पॉइंट नंबर वन, ये दो सेक्शन सर क्यों आए। जब हम ये जानेंगे कि पहले के लॉ में क्या कमी थी, हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे इन दोनों सेक्शन के उत्पत्ति की क्या जरूरत थी। नंबर वन। नंबर टू सर, इन दोनों सेक्शंस का इंटरप्ले क्या है, बिकॉज स्टूडेंट्स इसी में घबरा जा रहे हैं। उन्हें ये लग रहा है कि 9B के अंदर भी कैपिटल एसेट कवर्ड है, 45(4) में भी कैपिटल एसेट कवर्ड है, तो ओ माय गॉड हम इसका इंटरप्ले कैसे करें। डोंट वरी, मैं बताऊंगा क्या इंटरप्ले है। इनफैक्ट मैंने पूरा का पूरा एक कंपैरिजन टेबल ही लगा दिया है इधर। एंड तीसरी और सबसे ब्यूटीफुल चीज जो इस वीडियो की रहने वाली है, वो रहने वाली है ये सुपर डुपर ऑसम इलस्ट्रेशन। एंड ये इलस्ट्रेशन दोस्तों कहीं से भी कॉपीड नहीं है, ये मैंने बनाई है। तो आपको ना ये आईसीएआई के किसी पास्ट क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, ना मॉक टेस्ट पेपर आरटीपी आईसीआई बुक किसी और टीचर की बुक में नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा इलस्ट्रेशन 2 घंटे लगा करके मैंने खुद ने बनाया है। दिस इज एन इलस्ट्रेशन आई कैन टेल यू, अगर कोई स्टूडेंट ढंग से नहीं पढ़ के जाएगा, 99% मैं बता देता हूँ सॉल्व ही नहीं होगा। मतलब वो समझ भी नहीं पाएगा कि कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ पर करना है। एग्जाम में फाइनल टैक्स कंप्यूटेशन निकाल के आना तो दूर की बात है। एंड बिलीव मी, ये इलस्ट्रेशन उसी हिसाब से बनाया है कि आपसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से पूछा जा सकता है। अगर ये पूछ लिया ना, ट्रस्ट मी इट इज एन एटम बॉम्ब। बट ठीक है, लंबी लंबी बातें नहीं करेंगे। मैं बहुत क्विकली इस वीडियो को कवर कर देना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं कि सर लॉ क्या था। इसके पहले बिलीव मी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप हमेशा इन दोनों सेक्शंस को रटोगे। देखो, सबसे फर्स्ट चले जाते हैं इन दी वर्ल्ड बिफोर फाइनेंस एक्ट 1987। जी हाँ, मैं इतने पीछे लेके जाऊंगा लेकिन 2 मिनट के अंदर रिकैप करा दूंगा। देखो समझो, सेक्शन 47 क्या बोलता है। सेक्शन 47 बोलता है सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर फॉर कैपिटल गेन्स। हम लोग सब लोग को पता है, आपने देखा होगा उसका एक क्लॉज है, क्लॉज नंबर 2, जो कि ओमिटेड है। हम आज के दिन पढ़ते नहीं है। सर ये जो ओमिटेड क्लॉज है ना, इसे अब मैं कब्र से खोद के निकालता हूँ। फाइनेंस एक्ट 1987 के पहले पता है ये जिंदा इंसान था, ये जीता था। ये फाइनेंस एक्ट 1987 में मर गया। ये पता है क्या बोलता था, ये बोलता था कि अगर किसी फर्म ने किसी पार्टनर को कोई कैपिटल असेट दे दिया, हम उसे ट्रांसफर ही नहीं मानेंगे, हम कैपिटल गेन्स ही नहीं लगाएंगे। ट्रांसफर ही नहीं है तो कैपिटल गेन्स कैसे लगेगा। फिर सर आया फाइनेंस एक्ट 1987 जिसने इसे गोली मार के उड़ा दिया। इसने बोला कि भाई आज से तुम बंद, आज से ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट फ्रॉम, गौर से सुनिएगा, फाइनेंस एक्ट 1987 ने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 45(4), जिसने क्या बोला, जिसने बोला कि भाई आज से अगर कोई फर्म अपने पार्टनर को क्या देती है सर, कैपिटल असेट देती है, कब सर, डिसोल्यूशन के ऊपर। अगर ये तीन कंडीशंस मीट हो जाती हैं तो हम क्या करेंगे, हम जो है उस कैपिटल असेट का जो फेयर मार्केट वैल्यू है, इसे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेकर के सेक्शन 48 के हिसाब से कैपिटल गेन्स कंप्यूट कर देंगे। सिंपल, यहाँ तक सर हम लोग सब लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर। इंटर में पढ़ा, पहले के ज़माने में जब मैं पढ़ता था तो फाइनल के अंदर भी अप टिल मैंने 2021 में एग्जाम दिया तब तक भी यही लॉ था। सर फिर ये लॉ कब चेंज हुआ। लॉ चेंज हो गया सर फाइनेंस एक्ट 2021 में। फाइनेंस एक्ट 2021 ने क्या किया, उसने बोला कि मैं तो पहले ऐड करूंगा एक सेक्शन 9B और फिर मैं अमेंड करूंगा सेक्शन 45(4) को। सर क्यों, बताता हूँ। दो मेजर प्रॉब्लम्स, देखो ऐसे तो कई सारे कंट्रोवर्सीज होते थे लेकिन दो मेजर कंट्रोवर्सीज थी। सर सबसे फर्स्ट, क्या एक फर्म अपने पार्टनर को सिर्फ कैपिटल असेट ही देती है क्या। सर व्हाट इफ आई पे देम कैश। एक पार्टनर जा रहा है, मैंने उसको कैश दे दिया, विच इज वेरी मच पॉसिबल। मैंने उसके बैंक अकाउंट के अंदर 20 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। सर इस चीज के ऊपर क्लैरिटी ही नहीं थी, तो कई सारे कोर्ट के जजमेंट्स आ गए कि नहीं ये कैपिटल रिसीट्स है और इसे हम क्या, हम टैक्स ही नहीं करेंगे। रेवेन्यू को इससे बड़ा प्रॉब्लम था, वो बोलते थे अरे यार ये तो फिर हम टैक्स ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा प्रॉब्लम पता है क्या था, दूसरा प्रॉब्लम ये था कि सर हर बार क्या पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगा।
नहीं, रिकॉन्स्टिट्यूशन भी हो सकता है। तो सर इन सारे प्रॉब्लम्स को मेजर मैंने ये दो बताए और कई सारे कंट्रोवर्सीज थे, मगर आपको हिंट लग गया, आपको समझ में आ गया है कि प्रॉब्लम्स क्या थी इस सेक्शन के अंदर। इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो चीजें की, एक नया इंट्रोड्यूस किया 9B और इसे अमेंड किया। गौर से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन जाएंगे अपने नोट्स पे, जस्ट 3 पेजेस के नोट्स से फटाफट खत्म कर देंगे। इन्होंने क्या बोला, बोला 9B के अंदर हम दो इवेंट्स लेते हैं, डिसोल्यूशन प्लस रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, सब चीजें बताऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं, डोंट वरी। बोला सर डिसोल्यूशन होगा चाहे पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, सिंपल भाषा में अभी के लिए समझ लो, कोई नया पार्टनर आ गया या कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो गया, बस इतना ही दिमाग में रखो, सिंपल अभी के लिए, इसे रिकॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इस केस के अंदर सर अगर फर्म ने पार्टनर को क्या दिया, कैपिटल असेट दिया या फिर स्टॉक इन ट्रेड दिया, क्या बोला मैंने, कैपिटल असेट दिया या स्टॉक इन ट्रेड दिया एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन, फर्म ने दिया पार्टनर को, तो पता है हम कैपिटल असेट का फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पकड़ेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, और स्टॉक इन ट्रेड का सेल कंसिडरेशन पकड़ेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसीट बाय द पार्टनर। जिस दिन इसे मिला, जिस दिन इसे मिला उस दिन पर जो भी फेयर मार्केट वैल्यू है इसकी और इसकी, हम उसे क्या करेंगे, कैपिटल गेन्स फॉर द पर्पस ऑफ 48 कंप्यूट करने के लिए फेयर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, एंड पीजीबीपी कंप्यूट करने के लिए, क्योंकि स्टॉक एंड ट्रेड के लिए तो पीजीबीपी कंप्यूट होगा ना, उसको कंप्यूट करने के लिए हम सेल कंसिडरेशन लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। सर सेक्शन 9B जो है वो कंप्यूटेशन नहीं बताता है। कंप्यूटेशन कैसे होगा, जहां कैपिटल एसेट है वहां पर आप सेक्शन 48 लगाइए और कंप्यूट करिए, जहां पर स्टॉक एंड ट्रेड है वहां पर आप पीजीबीपी का कंप्यूटेशन करिए फ्रॉम सेक्शन 29 टू 44D। वो यही बोलते हैं, बट वो ये बोलते हैं कि सर आप सेल कंसिडरेशन क्या लोगे, स्टॉक एंड ट्रेड का फेयर मार्केट वैल्यू, आप फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लोगे, कैपिटल एसेट का कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने के लिए फेयर मार्केट वैल्यू। क्लियर है, दो इवेंट है, दो टाइप के असेट है, ठीक है। सर 45(4) क्या बोलता है, 45(4) बोलता है कि मेरे को इस इवेंट से कोई मतलब नहीं है, मैं इस इवेंट की बात करता हूं, रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा तो रिकॉन्स्टिट्यूशन अगर होगा तो फर्म जो पार्टनर को देगी, क्या देगी सर, यहां पर है दो टाइप के असेट, मनी या फिर कैपिटल असेट, दो टाइप के असेट है। तो यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पर भी दो असेट थे, कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड। कैपिटल असेट तो सर यहाँ पर कॉमन है, लेकिन मनी जो है ये नया आया है, यहाँ पे मनी यहाँ पर नहीं था, और सर स्टॉक इन ट्रेड यहाँ पर था जो यहाँ पर नहीं है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो फर्म जो पार्टनर को देगा मनी या कैपिटल असेट, उस केस के अंदर हम लोग जो है इसकी फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिसीट, जिस दिन इसे मिला उस दिन की इसकी फेयर मार्केट वैल्यू से कैपिटल गेन्स निकालेंगे। यही है सर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। क्या पुराने लॉ में कमी थी वो मैंने आपको बताया। अब जो है देखो एयर टाइट हो गया। एयर टाइट कैसे हुआ है सर, आप कैपिटल असेट दो, स्टॉक इन ट्रेड दो, मनी दो, हमने तीनों को टैक्स ब्रैकेट में ले आए हैं। सर अब चाहे आप डिसोल्यूशन करो चाहे आप रिकॉन्स्टिट्यूशन करो, हमने दोनों सिचुएशंस को कवर कर ली है। सर आपके दिमाग में एक नेचुरल क्वेश्चन आएगा कि सर रिकॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, कैपिटल असेट यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सर रिकॉन्स्टिट्यूशन में अगर कैपिटल असेट जा रहा है तो हम 9B लगाएंगे कि 45(4) लगाएंगे। मैं आपको जवाब दूंगा, अभी दे देता हूँ, आगे डिटेल में बताऊंगा, हम दोनों लगाएंगे। ये हो गई देखो बैकग्राउंड की बात। अब हम सीधा चलते हैं प्रोविजंस पर और चलेंगे अपने मास्टर रजिस्ट्रेशन पर। प्रोविजंस जब मैं रीड आउट करूंगा मैं आपको वहां पर सारी चीजें समझाता रहूंगा, बिकॉज यहाँ पर देखो कुछ कुछ टिपिकल टर्मिनोलॉजीज है जिससे आपको यू शुड बी अवेयर। देखो सबसे पहले बात करेंगे किसकी, सेक्शन 9B की। सेक्शन 9B क्या बोलता है, दो चीजें याद रखिएगा, एक है स्पेसिफाइड पर्सन, एक है स्पेसिफाइड एंटिटी। गौर से सुनना कौन है, कुछ मत पढ़ो अभी। स्पेसिफाइड पर्सन सिंपल भाषा में बोलो तो पार्टनर है, स्पेसिफाइड एंटिटी सिंपल भाषा में बोलो तो फर्म है। लेकिन याद रखिएगा
हम सिंप्लीफिकेशन के लिए पार्टनर और फर्म रेफर कर रहे हैं, लीगल वर्ड से स्पेसिफाइड पर्सन, स्पेसिफाइड एंटिटी। नंबर 2, जो चीज पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर के लिए अप्लाई करती है वही चीज एओपी और उसके मेंबर, बीओआई और उसके मेंबर के लिए भी अप्लाई करती है। लेकिन याद रखिएगा, ये हो गई आपकी स्पेसिफाइड एंटिटी और ये हो गए देखो इसके पार्टनर्स। अब सर याद रखिएगा, ये जो एंटिटी है ना, ये या तो फर्म हो सकती है, या ये एओपी हो सकती है, या ये बीओआई हो सकती है। ये कभी भी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो सकती है। लेकिन ये जो पार्टनर्स है ना, ये कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई भी हो सकते हैं, इवन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं। मैंने क्या बोला, गौर से सुनना। जो स्पेसिफाइड एंटिटी है ये कभी भी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं हो सकती है, इसे या तो फर्म, एओपी, बीओआई ही होना पड़ेगा और कुछ नहीं है। लेकिन सर जो स्पेसिफाइड पर्सन है ना, जिससे असेट मिलेगा, जो पार्टनर है, वो पार्टनर सर कोई भी हो सकता है, वो चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे नॉन रेसिडेंट हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोई भी हो। दिस इज पॉइंट नंबर 1। सर सेक्शन 9 भी क्या बोलता है, मैंने आपको वहां पर बताया था, दो चीजें मिलने पर होता है और दो इवेंट पर होता है। कौन से है वो दो इवेंट, डिसोल्यूशन या रिकंस्ट्रक्शन। कौन सी है वो दो चीजें, कैपिटल असेट, स्टॉक इन ट्रेड। दो और दो, डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन पर कैपिटल असेट या स्टॉक इन ट्रेड किसे मिल रहा है, हमेशा याद रखिएगा 9 भी हो चाहे आपका 45(4) हो, हमेशा जो असेट है वो फर्म से पार्टनर को जा रहा है, हमेशा दोनों ही केस के अंदर। सर फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का लेना है, जिस दिन इसे मिला उस दिन का लेना है। सर टैक्स किसके हाथ में होगा, सर इसके हाथ में होगा। सर कौन से ईयर में टैक्स होगा, जिस ईयर में मिला इसे उस ईयर में टैक्स होगा। क्या बोला मैंने, टैक्स हमेशा इनके हाथ में होगा। फेयर मार्केट वैल्यू किस दिन का लेना है, जिस दिन इसे मिला। टैक्स भी किस ईयर में होगा, जिस ईयर में इसे मिला। ये जो तीन चीजें थी ना, ये तीन चीजें 45, 4 एंड 9 भी तीनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है। यानी कि क्या, दोनों ही केस के अंदर फर्म के ही हाथ में टैक्स होगा, दोनों ही केस के अंदर फेयर मार्केट वैल्यू और डेट ऑफ रिसीट लेंगे, दोनों ही केस के अंदर टैक्सेबल कब होगा, इन द ईयर ऑफ रिसीट। ठीक है सर। सर एक चीज मेरे को बताइए कि हम जो ले रहे हैं इनकम, वो जो इनकम है सर 9 बी के अंदर, वो किस नेचर की इनकम है, तो बहुत गौर से सुनिएगा। 9 बी ये बोलता है कि जब आप कैपिटल असेट दे रहे हो तो वो कैपिटल गेन में जाएगा, जब आप पीजीबीपी स्टॉक इन ट्रेड दे रहे हो वो पीजीबीपी में जाएगा। लेकिन सर 45(4) में जब मैं अब आता हूं, तो 45(4) के अंदर हमेशा कैपिटल गेन्स होगा। देखो पढ़ो, 45(4) क्या बोलता है, स्पेसिफाइड पर्सन कोई रिसीव हो रहा है, क्या रिसीव हो रहा है, मनी या कैपिटल असेट। यहाँ पर देखो स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है, यहाँ पर जो है आपका स्टॉक एंड ट्रेड नहीं है, यहाँ पर आपका मनी एडिशनल है, मनी यहाँ पर नहीं है। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर, ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है, यहाँ पर डिसोल्यूशन रिकॉन्स्टिट्यूशन दोनों है। पॉइंट नंबर 3 क्या है सर, यहाँ पर कैपिटल गेन्स में ही दोनों चीजें जाएंगी, यहाँ पर आइदर आपका कैपिटल गेन्स होगा और आपका पीजीबीपी होगा, एज द केस में बी। व्हाट माय पॉइंट। सर एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट, सर 45(4) जो है ये अपना फॉर्मूला बताता है कंप्यूट करने का, लेकिन जो 9 बी है ना, ये कोई भी फॉर्मूला नहीं बताता है। सेक्शन 9 बी क्या बोलता है, सेक्शन 9 बी सिर्फ ये बोलता है कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन क्या लेना है, बस उतना ले लो। फिर 48 में चले जाओ अगर कैपिटल असेट है, तो पीजीबी में चले जाओ अगर स्टॉक एंड ट्रेड है, और अपना अपना समझ लो भाई, मेरे पास मत आओ। लेकिन 45(4) बोलता नहीं, मैं कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने के लिए फॉर्मूला दूंगा। देखो फॉर्मूला क्या है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला में क्या है, इन्होंने बोला कि भाई आपको कितने पैसे रिसीव हुए वो लीजिए, प्लस आपको जो असेट मिला है, कैपिटल असेट मिला है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू लीजिए, जो टोटल आया उसे कंपेयर करिए आप अपने कैपिटल अकाउंट के बैलेंस से। जो भी डिफरेंस है, ये डिफरेंस फर्म के हाथ में टैक्स हो जाएगा। सर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस किस दिन पे देखेंगे, ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, ऑन द डेट ऑफ रिसीट नहीं देखेंगे। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन चेक किया जाता है। नंबर टू चीज ये है कि सर इस कैपिटल अकाउंट के बैलेंस के अंदर सर तीन चीजें हम नहीं लेते हैं, रीवैल्यूएशन अगर कोई असेट का हुआ है उसका इम्पैक्ट नहीं लेते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का इम्पैक्ट नहीं लेते हैं, सेल्फ जनरेटेड असेट का इम्पैक्ट नहीं लेते। सर सेल्फ जनरेटेड का मतलब क्या होता है, जिसे हमने किसी से भी अक्वायर नहीं किया, ठीक है।
सर एक चीज बताइए, अगर a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी का आंसर नेगेटिव आ जाए तो क्या होगा? सर पॉजिटिव आएगा तो ठीक है, कैपिटल गेन्स है। सर नेगेटिव आ जाएगा तो क्या होगा? तो मैं आपको बताता हूँ, अगर नेगेटिव आ जाएगा तो आपका कैपिटल गेन जीरो मान लिया जाएगा। सरकार बहुत चालू है, वो एकदम स्मार्ट है, उनको पता है कि भाई अगर गेन आता है तो हमको टैक्स लेना है, अगर लॉस आता है तो भाई हमें कुछ नहीं लेना है, आप छोड़ दो, हम जीरो मान लेंगे, ठीक है। सर एक चीज हम लोगों को बताइए कि आपने जो पहले भी बोला था कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय कैपिटल असेट मिल रही तो 9B में भी फॉल कर रहा है, 45(4) में भी फॉल कर रहा है। जी हाँ, बोथ विल बी वर्कड आउट इंडिपेंडेंटली। कैसे? इलस्ट्रेशन में कवर करेंगे। सर स्पेसिफाइड पर्सन कौन होता है, स्पेसिफाइड एंटिटी कौन होती है, मैंने बात कर लिया। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या है मैं बताता हूँ। तीन चीजें हैं। मानो मेरा एक फर्म है एक्स वाई जेड, तीन पार्टनर्स है। मैंने एक नया पार्टनर इंट्रोड्यूस कर दिया एक्स वाई जेड ए। द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर मेरा एक फर्म है एक्स वाई जेड, मिस्टर जेड रिटायर कर जाते हैं और अब ये सिर्फ एक्स वाई रह जाता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन। सर मेरा एक फर्म है एक्स वाई जेड जिसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:3। अब ये रह तो जाता है एक्स वाई जेड लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई है 1:1:1। सर ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन है। सर मेरा एक फर्म है एक्स वाई जेड, मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है और अब उनके जो बेटे हैं मिस्टर ए, ये आ जाते हैं। सर ये जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। डेथ ऑफ अ पार्टनर विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ केस ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन। बाकी जो मैंने आपको तीनों केसेस कराए वही तीनों केसेस मैंने यहाँ पर लिखाए हैं, आप इत्मीनान से पढ़ लो स्क्रीन को पॉज करके। सर एक चीज बताइए, अब बहुत गौर से सुनना, बिकॉज नेक्स्ट जो पार्ट है वीडियो का ये आप मिस नहीं कर सकते हो, दिस इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल। देखो सर सेक्शन 9B जब हम करते हैं ना, तो 9B के अंदर सर लाइफ ना बहुत सिंपल है। सर क्यों सिंपल है? बिकॉज जो कैपिटल असेट जा रहा है ना, हम उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं। बिकॉज 48 हमें सेक्शन 48 के हिसाब से कैपिटल गेन्स कंप्यूट करने बोलता है सेक्शन 9B। तो हमारी लाइफ सिंपल है सर। जो भी कैपिटल असेट ट्रांसफर हो रहा है, अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अगर लॉन्ग टर्म है तो सर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेते हैं। हमारी लाइफ सेट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर प्रॉब्लम पता है कहाँ होता है? 45(4) के अंदर। बिकॉज सर 45(4) क्या बोलता है, गौर से सुनिएगा। 45(4) ये बोलता है कि ठीक है, तुम्हें दोस्त कैपिटल गेन तो हुआ, लेकिन तुम तो यार मनी प्लस कैपिटल असेट्स ट्रांसफर कर रहे हो जिसका मिला के कैपिटल गेन हो रहा है। सर यहाँ पर पता है क्या होता है, यहाँ पर आपका जो है कैपिटल असेट जो ट्रांसफर हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। आपने ट्रांसफर कुछ भी किया हो, हमें पता है क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई आपके फर्म में जो रिमेनिंग कैपिटल असेट्स है, रिमेनिंग कैपिटल असेट्स है, हमें उनको ये वाला कैपिटल गेन एट्रीब्यूट करना है। मैंने क्या बोला? दो रूल्स है, रूल 8AA, रूल 8AB। हम क्या बोल रहे हैं? हम आपको ये बोल रहे हैं कि सर आपको जो ये कैपिटल गेन है ये बचे कुछ असेट्स को एट्रीब्यूट करना है और उसी के बेसिस पे डिटरमाइन होगा कि ये लॉन्ग टर्म है कि ये शॉर्ट टर्म है। मतलब क्या है, मानो मेरे पास दो कैपिटल असेट बचते हैं, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट है, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है। सर मानिए इसकी जो बुक वैल्यू थी ये थी 10 रुपए और ये रिवैल्यूड अमाउंट, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है ये 20 रुपीज। इसकी बुक वैल्यू है मानिए 5 रुपीज, इसकी जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो है 10 रुपीज। हम पता है क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि सर ये जो मेरा कैपिटल गेन्स आया, इफ इट इज एट्रीब्यूटेबल टू दिस रिवैल्यूएशन, देन उस केस के अंदर इस प्रोपोर्शन के अंदर इतना पार्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, इतना पार्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा। सर हमारे कुछ भी समझ में नहीं आया, घबराओ मत, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखो फॉर्मूला क्या था 45(4) के अंदर, a इज इक्वल टू बी प्लस सी माइनस डी। इसका मतलब क्या है, मैंने किसी पार्टनर को सर कैश क्यों दिया? तो समझिए मेरे बैलेंस शीट के अंदर सर कुछ कुछ असेट्स थे, ठीक है, मानिए 4 असेट्स थे, ठीक है सर, 10 10 10 10, ठीक है। और मानिए मेरे दो पार्टनर्स थे एक्स और वाई, ये हो गए 40 रुपीज, दोनों की 20-20 रुपए की कैपिटल थी, ठीक है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं अभी। सर अगर मिस्टर वाई जिस दिन निकलेंगे, क्या मैं उन्हें सिर्फ 20 रुपीज दूंगा? नहीं, ये गलत होगा ना।
बिकॉज मिस्टर वाई ये बोलेंगे कि सर इन असेट्स की आज के दिन में सर फेयर मार्केट वैल्यू क्या है, मुझे ये तो बताइए। पता चलेगा ये जो लैंड पार्सल है इसकी अकेले की वैल्यू 50 है, इस लैंड पार्सल की वैल्यू हो गई 100, इसकी वैल्यू हो गई सर 200, ऐसे करके मानिए टोटल आ गई 500। तो सर यही तो रीजन होता है ना कि जो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट की बैलेंस है उससे ज्यादा हम उसे दे देते हैं। तो सर ये हमने ज्यादा क्यों दिया, इसके ही तो वजह से दिया ना। तो सर हमने ज्यादा क्यों दिया, देखो जो असेट मैंने उस पार्टनर को दे दिया उसके वजह से मैंने उसे ज्यादा नहीं दिया, वो तो मैंने पूरा का पूरा असेट ही उस पार्टनर को दे दिया। जो मैंने उसे ज्यादा दिया वो उन असेट्स के वजह से दिया जो आज भी फर्म में रह गए, तो पार्टनर बोलता है कि मेरा हिस्सा मुझे कॉम्पेंसेट कर। जो तूने 3 लैंड पार्सल्स रख लिए हैं फर्म में जिसकी वैल्यू आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है, उसमें जो मेरा हिस्सा है उसे मुझे कॉम्पेंसेट कर। दैट इज भाई हमें सबसे फर्स्ट देखना पड़ता है कि सर रिमेनिंग कितने कैपिटल असेट्स है उनको हम एट्रीब्यूट करें। अब क्या है, इस एग्जाम्पल में देखो बुक वैल्यू थी 10 और 5 15 रुपए की, लेकिन सर अगर हम रीवैल्यू करें तो 30 रुपीज बन जाते हैं, यानी कि आपका 15 रुपीज एक्सेस था। मैंने मानो इस पार्टनर को नेट में 5 रुपीज एक्सेस दिए हैं, तो अब मैं पता है कितना पार्ट इस शॉर्ट टर्म असेट का है, तो इस 15 में 10 रुपीज इस शॉर्ट टर्म असेट का है, तो यानी कि 3.67 जो कैपिटल गेन्स है ये मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स बनेगा। मेरा कैपिटल गेन है 5 रुपीज का। 10 और 20 के बीच का डिफरेंस है 10। टोटल जो डिफरेंस है 20 + 10 30 -10 + 5 15 15। उस प्रोपोर्शन में मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया क्योंकि वो शॉर्ट टर्म असेट को पर्टेन करता था। एंड 5 × 5/15 यानी कि 1.33 हो गया मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म असेट को पर्टेन करता था। मानिए सर मेरे पास कोई भी रिमेनिंग कैपिटल असेट्स ही नहीं, तो कोई बात नहीं। उस केस के अंदर देखो ऑब्वियस सा बात है मैं कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं करूंगा। जहां पर मैं कुछ भी एट्रीब्यूट नहीं करूंगा वहां पर बाय डिफॉल्ट जो मैंने असेट ट्रांसफर किया उस असेट के नेचर के हिसाब से लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिसाइड होगा। अभी लौट चलते हैं हम लोग हमारे प्रोविजंस के ऊपर। तो देखो हमेशा याद रखिएगा जो मेरे रिमेनिंग कैपिटल असेट्स बचे एट द टाइम ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूशन, उस समय अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट को मैंने किया है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको अगर मैंने कोई पार्ट एट्रीब्यूट किया है उतना पार्ट जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मैंने सर किसी ब्लॉक ऑफ असेट्स को एट्रीब्यूट कर दिया है वो वाला पार्ट। एग्जांपल में हम सारी चीजें करेंगे। तो सर ऑलवेज रिमेंबर सेक्शन 50 क्या बोलता है, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट्स देयर कैन नेवर अराइज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वो भी सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और मानिए सर मैंने सेल्फ जनरेटेड असेट या सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कुछ एट्रीब्यूट किया है, वो भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। उसके अलावा बाकी सारे केसेस के अंदर सर इट इज गोइंग टू बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। ओके सर हमने कैसे एट्रीब्यूशन करना है उसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यू डोंट नीड टू रीड दिस अगेन, ऐसे भी मैं आगे इलस्ट्रेशन में आपको कराऊंगा। सर ये थोड़ी सी प्रोसीजरल बातें जो मैं कर लेना चाहता हूँ। सर ये जो आपने एट्रीब्यूशन किया ये उस फर्म को फॉर्म नंबर 5C में ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1) टैक्स अथॉरिटीज को सबमिट करना पड़ेगा, वरना अदरवाइज उन्हें कैसे पता चलेगा कि आपने कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनाया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है सर, हमेशा याद रखिएगा जो भी रिवैल्यूएशन हो रहा है उसके वजह से अगर कोई इंक्रीज इन वैल्यू होता है हम उसके ऊपर सर डिप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड करेंगे, नेवर। सर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अब कि सर ये एट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, ये एट्रीब्यूशन करने की जरूरत क्यों पड़ी। चलिए आपने हम लोगों को समझा दिया कि ठीक है चलो जो पार्टनर के लिए जो बाकी असेट्स बच गए पार्टनर बोलता है कि भाई मुझे उसी की वजह से कॉम्पेंसेट किया गया, तो फाइन ना, हम इस टैक्सेशन पर्सपेक्टिव के लिए बस ब्रेक कर लेते हैं। हमें उसको असेट वाइज एट्रीब्यूट करके एक फॉर्म में सबमिट क्यों करना, उसका रीजन पता है क्या है। उसका रीजन ये है कि मानो ये जो मेरे कैपिटल असेट्स रिमेनिंग थे, सर ये रिमेनिंग कैपिटल असेट्स के अंदर जितनी भी इनकी वैल्यू बढ़ी थी मैंने उसके हिसाब से मिस्टर एक्स को ऑलरेडी पेमेंट करके विदा कर दिया है। सर आज से 2 साल बाद जब ये असेट्स ट्रांसफर होंगी तो उस दिन सर ये तो आज मेरे बुक्स के अंदर बुक वैल्यू पर है, लेकिन सर ये जिस दिन ट्रांसफर होंगी उस दिन तो सर ये फेयर मार्केट वैल्यू पर ट्रांसफर होंगी। अब सर ये जो मूवमेंट है 20 का,
सर ये तो आप उस दिन मेरे से कैपिटल गेन्स में टैक्स ले लेंगे, बट द पॉइंट इज कि इस 20 में से 5 रुपीज तो मैंने मिस्टर एक्स को जिस दिन वो छोड़ करके गए थे उस दिन उनको दे दिया है। इसीलिए मुझे इनको ये 5 रुपीज एट्रीब्यूट करना जरूरी है, ताकि जब मैं फ्यूचर में 20 का कैपिटल गेन्स निकालू तो वो 20 नहीं हो 15 हो, विच इज द करेक्ट। यू गॉट माई पॉइंट। ये जो रिमेनिंग कैपिटल असेट्स है उनके लिए मैंने मिस्टर एक्स को आज जब वो छोड़ करके जा रहे हैं मैंने उनको आज पैसे दे दिए हैं। अब सर आप एक चीज समझो कि जब ये मिस्टर एक्स तो चले गए, 2 साल बाद मैंने इन कैपिटल असेट्स को सेल किया तो ऑब्वियसली मेरे को 20 का गेन आया। तो क्या आप मुझसे पूरे 20 के ऊपर कैपिटल गेन ले लोगे? नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं हो। इसीलिए मैंने बोला कि ठीक है, जो आपने मिस्टर एक्स को विदा करते समय 45(4) में पे किया था, इसीलिए हमने सेक्शन 48 के अंदर क्लॉज 3 में अमेंडमेंट किया और हमने बोला कि ठीक है, जब आप ट्रांसफर करोगे ना तो आपको अभी तक क्या होता था, सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का डिडक्शन मिलता था। अब आपको अमाउंट चार्ज टू टैक्स अंडर सेक्शन 45(4) का भी डिडक्शन मिलेगा। प्रैक्टिकली कैसे होता है समझाऊंगा, इलस्ट्रेशन में मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। चलो ये वाला पॉइंट हो गया। अभी सर जस्ट ये वाला मास्टर कंपैरिजन देखेंगे एंड वील स्ट्रेट अवे जंप टू द इलस्ट्रेशन। क्या बोला मैंने, कैपिटल एसेट के लिए दोनों अप्लाई करती है, लेकिन स्टॉक एंड ट्रेड के लिए सिर्फ 9 भी अप्लाई करता है, 45(4) अप्लाई नहीं करता है। ऑल्सो मनी के अंदर 9 भी अप्लाई नहीं करता है और यहाँ पर 45(4) अप्लाई करता है। सर दोनों ही केस के अंदर मिला किसे, पार्टनर को मिला, दिया किसने, फर्म ने दिया। सर दोनों ही केस के अंदर टैक्स किसके हाथ में होगा, फर्म के हाथ में होगा। किस साल में होगा, दोनों ही केस के अंदर ईयर ऑफ रिसीट पे होगा। लेकिन सर इवेंट में फर्क है, 9 भी दोनों इवेंट कवर करता है, 45(4) सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन कवर करता है। सर किस हेड में टैक्सेबल होगा, 45(4) हमेशा कैपिटल गेन्स ही बोलता है, लेकिन 9B के अंदर अगर स्टॉक एंड ट्रेड है तो पीजीबीपी, कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन्स। सर कंप्यूटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, 45(4) ने खुद का फॉर्मूला दिया है लेकिन 9B बोलता है एज पर रिस्पेक्टिव हेड्स आप कंप्यूटेशन करिए। तो देखो 25 मिनट्स के अंदर मैंने ये वाला पार्ट कंप्लीट करा दिया एंड नाउ वी मूव टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो विच इज दिस मास्टर इलस्ट्रेशन। ये वाले मास्टर इलस्ट्रेशन के अंदर देखो, गौर से मेरे संग पढ़ो। इनफैक्ट मैं तुमको ये बोलूंगा कि अभी तक के अपने नॉलेज को खुद टेस्ट करो, पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई एंड सॉल्विंग दिस सम। आपसे अगर हो जाता है, बिलीव मी यू आर अ टॉप नॉच स्टूडेंट, क्योंकि मैं ये मानता हूँ ये वाला वीडियो जो है, ये वाला जो इलस्ट्रेशन है, ये इलस्ट्रेशन फर्स्ट गो के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट जिसकी कॉन्सेप्ट ब्रिलियंटली क्लियर है वो ही सॉल्व कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा कोई और स्टूडेंट। देखो X, Y and Z are 3 partners. They are equal partners. 1:1:1 के रेशियो में। पार्टनरशिप फर्म, सर क्या पार्टनरशिप फर्म स्पेसिफाइड एंटिटी है? यस, स्पेसिफाइड एंटिटी है। सर मिस्टर एक्स जो है रिटायर हो रहे, क्या सर रिटायरमेंट रिकॉन्स्टिट्यूशन है? यस। तो सर द मोमेंट आपके दिमाग में आ गया स्पेसिफाइड एंटिटी है, रिटायरमेंट और एक पार्टनर जा रहा है, मतलब क्या 45(4) 9 भी मेरे लिए दोनों अब मुझे अवेयर रहना है। अब क्या है सर, उनके रिटायरमेंट के बाद से ये बिजनेस Y एंड Z कैरी ऑन करेंगे, मतलब क्या, मिस्टर एक्स रिटायर हो गया लेकिन YZ अभी भी है, तो इट इज अ रिकॉन्स्टिट्यूशन। मानिए मिस्टर एक्स रिटायर हो जाते और इस बिजनेस को बंद कर दिया जाता, तो इट इज अ केस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 भी अप्लाई करेगा, 45(4) अप्लाई नहीं करेगा। अब क्या है सर, मैंने बैलेंस शीट प्रोवाइड करके रखा है इस एंटिटी का। सर मिस्टर एक्स जो रिटायर हो रहे हैं वो 1 सितंबर को हो रहे हैं, तो मैंने 31 अगस्त का सर आपको बैलेंस शीट दिया, ठीक है। मिस्टर एक्स की कैपिटल अकाउंट की बैलेंस में 25 lakhs। ये ढेर सारे असेट्स है सर, ठीक है, इनके ऊपर नहीं जाते हैं। उन असेट्स के सर बुक वैल्यू भी है, फेयर मार्केट वैल्यू भी है। फेयर मार्केट वैल्यू से रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने निकाले। ये कंडीशन हमेशा याद रखिएगा कि रिवैल्यूएशन जो आपको लेना है वो आपको सिर्फ और सिर्फ तभी लेना है जब रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने निकाला, वरना आपको नहीं लेना है। सर जो रिटायरमेंट के समय मैंने अब मिस्टर एक्स को देखो क्या क्या दिया। मैंने मिस्टर एक्स को सबसे पहले दिया क्या, मैंने उनको दिया कैश 15 लाख, कैश मतलब एनईएफटी किया। फिर मैंने उनको लैंड ए भी दिया और मैंने उनको लैंड बी भी दे दिया मिस्टर एक्स को। और तो और स्टॉक एंड ट्रेड में से 1 लाख रुपीज का स्टॉक एंड ट्रेड भी दिया जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 3,10,000। अब सर मिस्टर एक्स का अकाउंट जो है सेटल हो गया। किस दिन सेटल हो गया सर, 1 सितंबर 25 को ही मैंने मिस्टर एक्स का अकाउंट सेटल कर दिया। कोई रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स रिकॉर्डेड नहीं है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर ये लाइन मैंने नहीं भी लिखा होता, मान लो ये वाला क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने सेट किया, मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट हो सकता है ये वाला लाइन आपको नहीं देगा। अब मैं तुमको बताऊं, वो तुमको यहां से दिख जाएगा। देखो
फेयर मार्केट वैल्यू है 1,96,00,000 का, लेकिन मेरे बुक्स के अंदर जितनी बुक वैल्यू है उतनी ही मेरी लाइबिलिटी साइड की वैल्यू है। मतलब इस 96 lakhs को मैंने इधर अकाउंट नहीं किया। मतलब भी ये लाइन अगर मैं नहीं भी देता तो भी इम्प्लीकेशन यही था कि रिवैल्यूएशन बुक्स के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। लेकिन देखो ये सम ऑलरेडी मैंने काफी टफ बनाया, तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, लेट मी नॉट प्ले अराउंड, ये वाला लाइन मैंने दे दिया। सर ये जो 4 लैंड पार्सल्स है ना, इन 4 लैंड पार्सल्स की मैंने डिटेल्स दे करके रखी है यहाँ पर कि किस डेट पे एक्विजिशन हुआ था, क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, फेयर मार्केट वैल्यू क्या है एज ऑन 1/4/2001, बिकॉज एक लैंड है जिसको मैंने बहुत पुराना रखा है। ठीक है। अब सर इसके पास पेटेंट भी है। पेटेंट है तो आपको पता है इंटेंजिबल असेट्स के ऊपर हम लोगों को क्या 25% का डेप्रिसिएशन मिलता है। सर यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन के एंगल को भी ऐड किया है और यहाँ पर मैंने सब्सीक्वेंट ट्रांसफर भी डाला है, बिकॉज ये जो पेटेंट है ये भी सब्सीक्वेंटली ट्रांसफर होगा और जो लैंड पार्सल सी है ये भी सब्सीक्वेंटली ट्रांसफर होगा। तो बहुत मसालेदार क्वेश्चन है। देखो स्टार्ट कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं, आपको अप्रोच कैसे करना है ये मैं आपको आज बताऊंगा। ठीक है। देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपका अप्रोच पता है क्या रहेगा, जैसा मैंने ही बोला, क्या स्पेसिफाइड एंटिटी है, क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। अगर ये दोनों चीजें हुई हैं तो मुझे अवेयर हो जाना है कि मुझे कौन से लगाने हैं। क्या कैपिटल असेट इन्वॉल्व है? जी हाँ, लैंड इज अ कैपिटल असेट। तो मैंने द मोमेंट कैपिटल असेट दे दिया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया और स्पेसिफाइड एंटिटी से स्पेसिफाइड पर्सन को गया। मतलब क्या 45(4) और 9 भी दोनों एक्टिव हो गए। सर पहले कौन सा करेंगे? पहले आप 9 बी लगाओगे, सेक्शन 9 बी, उसके बाद आप 45(4) लगाओगे। सर उसका रीजन क्या है? उसका रीजन पता है क्या? सेक्शन 45(4) ये बोलता है कि एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है। सर आपके कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को जानने के लिए मेरे को 9 बी का एडजस्टमेंट लगेगा, इसीलिए आप 45(4) पहले नहीं कर सकते हो। अब मैं बताता हूं कैसे। देखो सेक्शन 9 बी क्या बोलता है, हम सबसे पहले सेक्शन 9 बी करेंगे। ठीक है। अभी देखो मैं सिर्फ ना आपको सोल्यूशन करा रहा हूँ, फॉर्मेटिंग वगैरह को एक बार छोड़, क्योंकि आज मेरा फोकस आपको एक कॉन्सेप्ट बिठाने का। जो स्टूडेंट्स मेरे क्लास के अंदर रेगुलर बैच के अंदर यही क्वेश्चन को मैं पूरे फॉर्मेटिंग उनको करा रहा हूँ, बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे। सेक्शन 9 बी क्या बोलता है, आप ऊपर जाकर के रिवाइज करना। सेक्शन 9 बी दो टाइप के असेट्स की बात करता है, कैपिटल असेट प्लस स्टॉक एंड ट्रेड। तो हम क्या करेंगे, देखो कैपिटल असेट कौन सा है? सर लैंड ए कैपिटल असेट है, लैंड बी कैपिटल असेट है और हमने स्टॉक एंड ट्रेड दिया। इस क्वेश्चन में मैंने तीनों चीजें डाली है। सर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या सेल कंसिडरेशन, क्योंकि देखो इधर मेरे को सेल कंसिडरेशन वर्ड यूज करना है, इधर मेरे को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यूज करना है। मैंने क्या बोला, फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रिसीट। सम को सिंपल रखने के लिए मैंने 1 सितंबर 25 को डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन डेट ऑफ रिसीट दोनों रखा, लेकिन आप याद रखिएगा अगर डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन अलग है डेट ऑफ रिसीट अलग है तो आपको डेट ऑफ रिसीट वाले दिन का फेयर मार्केट वैल्यू लेना है। अभी देखो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा, इज इक्वल टू माई फेयर मार्केट वैल्यू। सर लैंड ए का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? सर लैंड ए का फेयर मार्केट वैल्यू 40 लाख, लैंड बी का फेयर मार्केट वैल्यू है 60 lakhs। तो क्या है 40 lakhs और 20 lakhs, 60 lakhs टोटल हो गए। हाँ सॉरी। एंड स्टॉक इन ट्रेड का फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? सर ये मैंने आपको नोट में दिया है कि देखो स्टॉक इन ट्रेड की फेयर मार्केट वैल्यू 3,10,000। तो बुक वैल्यू 1 लाख का मैंने स्टॉक इन ट्रेड दिया है, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 3,10,000 है। 3,10,000। ठीक है। हाँ अभी क्या है, देखो इसमें से मेरे को क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है, बिकॉज ट्रांसफर जो है 23 जुलाई 2024 के बाद हुआ है, तो अब इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। सर लैंड ए का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? 19 lakhs है सर, 19 lakhs मैंने माइनस कर दिया। सर लैंड बी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है? सर लैंड बी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है सर 2 लाख रुपए। क्या 2 लाख रुपए लूंगा? नहीं। यहाँ पर आपको हो जाना है सावधान। देखो लैंड बी को मैंने अक्वायर किया है 2001 के पहले। जब मैंने 2001 के पहले अक्वायर किया तो मेरे पास दो ऑप्शन है, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 व्हिचएवर इज हायर। तो सर मैं क्या लूंगा, मैं यहाँ पर लूंगा 19,99,998 रुपीज। ये मैंने जानबूझ के फिगर ऐसा ही दिया ताकि आप ये वाला एडजस्टमेंट को करके फंसो यहाँ पर। तो आप में से जो लोग यहाँ पर फंसे हैं, अब आप समझ ही सकते हो कि आप तो स्टेप 1 पर ही फंस चुके हो। बट ठीक है कोई बात नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सम करते हुए चलेंगे। और सर आपका जो कॉस्ट है फॉर द पर्पस ऑफ पीजीबीपी वो कितना है? सर मैंने ऊपर ही बताया था, स्टॉक इन ट्रेड जो ट्रांसफर हो रहा है उसकी वैल्यू क्या है? 1 लाख रुपए। अब सर हम लोग आ गए यहाँ पर, तो देखो कैपिटल गेन्स आ गया 2 रुपए का, यहाँ पर आ गया आपका 21 lakhs का। सर ये लैंड कब अक्वायर हुआ था? ये हुआ था 2022 में, ट्रांसफर हुआ 2025 में, मतलब मोर देन 24 मंथ्स है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन किस रेट पर जाता है? 12.5% पर जाता है। तो अब जो है
21 lakhs के ऊपर 12.5% हो गया आपका 2,62,500। हेल्थ एजुकेशन सेस हम डालेंगे एट द रेट ऑफ 4%। सर क्या हम सरचार्ज लेंगे? आप गौर से देख लेना, मैंने यहाँ पर दे दिया है सम को सिंपल रखने के लिए कि सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं है। अगर इंस्टीट्यूट चाहे तो और एक एडजस्टमेंट कर देगी, आपको सरचार्ज दे करके ये सब और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, बट चलो मेरे को वो सब नहीं करना था, मैंने इसको सिंपल रखा। ठीक है, तो 2,62,500 के ऊपर 4% का आपका सरचार्ज बन के आ जाता है आपका 10,500। तो ये आपका जो टोटल बन जाता है ये आपका बन जाता है 2,73,000। अब देखो ये जो है यहाँ पर कोई भी टैक्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज सर राउंडिंग ऑफ के अंदर वो जीरो ही होने वाला है, तो इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं बनेगा। ये जो आपका 2,10,000 है इसके ऊपर क्या होगा? सर ये पीजीबीपी का इनकम है। पीजीबीपी के ऊपर क्या है? फ्लैट टैक्स रेट लगता है फर्म के लिए 30%। 30% लगेगा तो 2,10,000 के ऊपर आपका 30% क्या हो गया? आपका हो गया 63,000। और इसके ऊपर हेल्थ एजुकेशन सेस अगर मैं डालूं तो वो आपका कितना हो गया सर? 2,520। तो आपका टोटल कितना बन गया? 65,520। तो सर आपका जो है सेक्शन 9 भी यहीं पे खत्म हो जाता है। बस सेक्शन 9 भी इतना ही है, जो जो असेट्स दिए हैं उसके हिसाब से कंप्यूटेशन कर लो, सेक्शन 9 भी खत्म हो गया। इतना टैक्स क्या है? फर्म को पे करना है। ये रहा। अब सर इसके आगे जो आपका स्टार्ट होगा ना, वो आपका स्टार्ट होगा सर सेक्शन 45(4). सेक्शन 45(4) के लिए आपको क्या लगेगा पता है? सबसे पहले आपको लगेगा, अब हमारा फॉर्मूला क्या? A = B + C - D, हमें D लगेगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस। तो उसी को कंप्यूट करते हैं। तो देखो बैलेंस शीट के ऊपर मेरा कितना कैपिटल अकाउंट का बैलेंस था मिस्टर एक्स का? 25 lakhs। ठीक है, हमने ले लिया 25 lakhs। अब देखो इसमें आपको क्या क्या करना है। मैंने मिस्टर एक्स को लैंड दिया, लैंड मैंने उनको फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर किया है। तो सर जब मैंने फेयर मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर किया है तो कितना गेन हुआ? 40 lakhs - 19 lakhs, 21 lakhs का गेन हुआ। सर ये जो 21 lakhs का गेन हुआ इसके ऊपर सर मैंने 2,73,000 का टैक्स भी भर दिया। तो मेरा नेट गेन पता है कितना हुआ? दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू 21 lakhs - 2,73,000, यानी कि 18,27,000 का हुआ नेट ऑफ टैक्स का मेरा गेन। उसमें से सर मिस्टर एक्स का क्या शेयर है? तो आपको याद होगा ये इक्वल पार्टनर्स है, तो 1/3 है, यानी कि 1/3, यानी कि 6,09,000 मिस्टर एक्स का शेयर है। फिर सर मैं क्या ऐड करूंगा? मैं ऐड करूंगा कि सर लैंड पार्सल नंबर बी जो है इसकी सर फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 20 lakhs। इसकी सर बुक वैल्यू क्या है? 2 lakhs, मतलब 18 lakhs है। सर इसका पोस्ट टैक्स क्या है? इसका पोस्ट टैक्स भी 18 lakhs ही है, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई टैक्स ही नहीं बना। तो इसके अंदर भी मिस्टर एक्स का जो शेयर है वो कितना है? 1/3 है। 18 lakhs by 3 क्या हो गया? 6 लाख रुपए। तो आप में से जिन लोगों ने ये नहीं किया वो लोग भी यहाँ पर गलत हो गए। और तो और सर मेरा जो बिजनेस इनकम के अंदर शेयर आया, जो मैंने स्टॉक एंड ट्रेड ट्रांसफर किया, उसका भी मेरे को 1/3 लेना है नेट ऑफ टैक्स। अभी सर 2,10,000 रुपए का मेरा बिजनेस इनकम था, जिसमें से 65,520 मेरा ट्रांसफर हो गया। तो बचा बाई थर्ड, यानी कि 48,160। कैसे आया? 2,10,000 माइनस 65,520 इंटू 1/3। इतना सर आ गया मेरा कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, यानी कि आपका आ गया 37,57,160। ये हो गया सर मेरे डी का वैल्यू। अब सर मेरे को क्या करना है? अब मेरे को क्या करना है? मेरे को लेना है बी। बी क्या था सर? वैल्यू ऑफ एनी मनी रिसीव्ड। सर ये सिंपल है, क्वेश्चन में मेरे को दिया हुआ है कि 15 लाख रुपए मैंने एनईएफटी से ट्रांसफर किए हैं, तो बी तो आगे सर आपके 15 lakhs। सर सी क्या है? सी है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल असेट। सर कैपिटल असेट मैंने दो दिए, लैंड ए लैंड बी। यहाँ पर स्टॉक एंड ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि स्टॉक एंड ट्रेड 45(4) नहीं गवर्न करता है, सिर्फ 9B गवर्न करता है। सर लैंड ए और लैंड बी का कितना है? 40 + 20 60 lakhs। तो सर ये हो गया आपके 60 lakhs। तो बी प्लस सी हो गया आपका 75 लाख, माइनस करना है डी। तो A is equals to B plus C minus D is equals to 75 minus this much, which is sir 37,42,840. This is the amount of capital gain under section 45(4). But whether it is long term capital gain और short term capital gain, उसको निकालने के लिए हम लोग को पता है क्या देखना पड़ेगा? सर क्या क्या assets बच गए, क्या क्या कैपिटल असेट्स बच गए जिनको मैं एट्रीब्यूट करूंगा। ये तो देखो
आपका लैंड सी है जिसका बुक वैल्यू है 35, फेयर मार्केट वैल्यू 55। आपका लैंड डी है जिसका बुक वैल्यू है 30, फेयर मार्केट वैल्यू है 18। आपका गुडविल है जो कि ऑब्वियसली सेल्फ जनरेटेड है तभी बुक वैल्यू नील है और उसका कैरिंग वैल्यू है 10 lakhs। और आपके पास एक पेटेंट है जो कि ब्लॉक ऑफ असेट्स का है 1 and 3। तो मैं आपको बताऊं क्विकली यहाँ पर निकालो कि एक्सेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू क्या है। 20 lakhs यहाँ पे, 18 lakhs यहाँ पे, 10 lakhs यहाँ पे और 2 lakhs यहाँ पे। स्टॉक इन ट्रेड का मत लीजिएगा, 45(4) हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्टॉक इन ट्रेड। इसका अगर आप टोटल करोगे तो आपका आ गया 50 लाख। तो मैंने आपको क्या बोला था, अब इसमें से लैंड सी को पर्टेन करता है 20/50 का शेयर, लैंड डी को पर्टेन करता है 18/50 का शेयर, गुडविल को पर्टेन करता है 10/50 का शेयर और पेटेंट को पर्टेन करता है 2/50 का शेयर। तो आओ इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। इसमें से देखो लैंड सी को कितना पर्टेन करता है आपका 20/50 का शेयर यानी कि 40%। तो इंटू 40% अगर मैं कर दूं तो यानी कि 14,97,136। अब एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन लैंड सी का क्या है नेचर, तो आप देखोगे लैंड सी का होल्डिंग पीरियड है 15 अप्रैल 2025 से लेकर के 1 सितंबर 2025, विच इज जस्ट 6 months। तो दिस बिकम्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर 30% के ऊपर जाएगी फर्म के लिए, तो विच ट्रांसलेट्स टू 0.3 प्लस मैं यहीं पर ही सरचार्ज भी कर देता हूँ, HEC सॉरी हेल्थ एजुकेशन सेस भी मैं कर देता हूँ, तो इट ट्रांसलेट्स टू 4,67,106 रुपीज। इतना रुपीज का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन गया। सर लैंड डी को मेरा कितना पर्टेन करता है, लैंड डी को मेरा पर्टेन करता है 18/50 यानी कि 36%। सर लैंड डी का होल्डिंग पीरियड कितना है, तो देखो लैंड डी का आपका होल्डिंग पीरियड है 4 साल, तो दिस इज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये हो गया सर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना बनेगा सर, ये आपका बनेगा 37, 42, 840 का 36% यानी कि 13,47,422। इतने का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एट द रेट ऑफ 12.5% प्लस 4% HEC अगर मैं करूं तो आपका बन करके आ जाता है सर 1,75,165 रुपीज का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। फिर सर तीसरा कौन सा है, वो है आपका गुडविल। गुडविल सर कितना है 10/50 है और गुडविल का वैल्यू कितना था सर 10 लाख था, तो इसीलिए मैंने 10/50 लिया है। अब सर 37, 42, 840 का 20% यानी कि 10/50, इट बिकम 7,48,568। सर ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, मैंने आपको ऊपर ही बताया था। If it pertains to self-generated asset, self-generated goodwill, it is always short term capital gain। तो ये आपका 30% पर जाएगा यानी कि इसके ऊपर आपका HEC लेकर के आएगा 2,33,553 रुपीज। और सर चौथा कंपोनेंट जो आपका है वो किसको जाएगा सर, पेटेंट भी तो मेरा कैपिटल असेट है ना। तो पेटेंट के ऊपर सर मेरा क्या हो रहा है, पेटेंट मेरा ब्लॉक ऑफ असेट्स है, तो सेम कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि जहां पर आपका ब्लॉक ऑफ असेट्स को पर्टेन करता है इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो सर ये भी आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बन गया। पेटेंट कितना था 2/50 यानी कि 4%, तो मतलब कि 37,42,840 का 4% यानी कि 1,49,714। और इसके ऊपर अब मेरे को डालना है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो 30% के ऊपर से टैक्स यानी कि HEC लेकर के ये आपका आ गया 46,711। तो सर आपका इतना 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 और इतने का आपका टैक्स बन जाएगा अंडर सेक्शन 45(4). अगर मैं आपको बताऊं कि आपका टोटल टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 45(4) कितना है, तो देखो 467,106 प्लस 175,165 प्लस 233,553 प्लस 46,711, तो आपका आ गया 922,535 जिसको आप राउंड करोगे 922,540। दिस इज योर टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 45(4). द टैक्स लाइबिलिटी अंडर सेक्शन 9B is this much together which is 273,000 plus 65,520 which is 3,38,520। बट सर ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि मैंने आपसे एट्रीब्यूशन कराया और मैंने सब्सीक्वेंट ट्रांसफर भी रखा है। सर एट्रीब्यूशन हमने किस किस असेट को कितना किया है, तो देखो हमने लैंड सी को एट्रीब्यूट किया है सर 14,97,136। और सर ये जो लैंड सी है ना, ये लैंड सी क्या हो रहा है, ये 19 अगस्त 2026 को ट्रांसफर हो जा रहा है फॉर 60 लैक्स। सर ये लैंड सी कब अक्वायर हुआ था? ये लैंड सी सर अक्वायर हुआ था अप्रैल 2025 में। लॉन्ग टर्म होने के लिए इसे क्या होना पड़ेगा, 24 मंथ्स। बट सर हमने तो बिफोर 24 मंथ्स इसे ट्रांसफर कर दिया। तो अब सर क्या होगा आपका, ईयर 26-27, प्रीवियस ईयर 26-27 के अंदर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या है, 60 लैक्स लैंड सी का, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है सर, लैंड सी का कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अपना है सर 35 लैक्स, 35 लैक्स माइनस, और सर जो मैंने आपको पहले भी कराया था कि जो हमने एट्रीब्यूट किया है 45(4) के अंदर वो भी माइनस होगा। सर हमने एट्रीब्यूट कितना किया है, हमने एट्रीब्यूट किया 1497,136, 1497,136, इन दोनों को अगर हम माइनस कर देते हैं तो सर आपका कितना बनता है, 60 लैक्स में से आपका चला गया 35 लैक्स और उसमें से आपका चला गया 1497,136, यानी कि 10,02,864 का आपका STCG आ गया, जिसके ऊपर आपको टैक्स कितना पे करना है, 31.2%। मैंने HEC ले लिया है तो आपका 31.2% के हिसाब से आ गया 3,12,894 रुपीज। बट सर ये क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है, बिकॉज मैंने डेप्रिसिएशन का एंगल भी डाला है। बिकॉज देखिए प्रीवियस ईयर 25-26 के अंदर आपके पास एक पेटेंट था, पेटेंट ए, और उसके ऊपर आपने फर्स्ट किस डेट पे आपने पेटेंट बी परचेज किया, 15 सितंबर को आपने एक और पेटेंट परचेज कर लिया 2 लाख रुपीस और उसको सेम डेट पे पुट टू यूज कर दिया। तो देखो अब हम लोग आ जाते हैं प्रीवियस ईयर 25-26 के अंदर डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने। तो प्रीवियस ईयर 25-26 के अंदर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या है पेटेंट का, तो आपके पेटेंट का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी देखिए ये है, जो है आपका 1 लाख। 1 लाख के ऊपर मैंने 2 लाख का असेट ले लिया, तो सर ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 1 लाख प्लस पुट टू यूज फॉर मोर देन 180 डेज है मेरा 2 लैक्स, तो मेरा सर टोटल आ गया 3 लैक्स का। सर एक चीज बताइए, पेटेंट के ऊपर जो हमने इसको एट्रीब्यूट किया था 1,49,714, इसका क्या होगा, तो याद रखना इसका इम्पैक्ट आपको ब्लॉक में ही देना है, आपको डब्ल्यूडीवी से ही लेस करना है। लेकिन कब सर, ईयर ऑफ ट्रांसफर में। क्या 25-26 के अंदर ट्रांसफर हुआ है? नहीं। पेटेंट जो आपका ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है 26-27 में, तो आपको इस साल में कुछ नहीं करना है। इस साल के अंदर आपको इसके ऊपर 25% का डेप्रिसिएशन दे देना है, विच इज 75,000। आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ गया 2,25,000। अब क्या होगा, अब इसके ऊपर आपका जो जाएगा वो जाएगा, अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बन गया आपका 2,25,000। और सर अब अगले साल जो हमने ट्रांसफर किया तो हमें लेस करना है मनीज पेबल। अब सर देखिए मैंने पेटेंट को सेल किया है 2.5 लाख का, लेकिन ऊपर जो मैंने आपको कराया वो मैंने आपको यही कराया कि अगर आपका ब्लॉक ऑफ असेट्स को कोई एट्रीब्यूशन पर्टेन करता है तो जो नेट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है आफ्टर रिडक्शन फ्रॉम डब्ल्यूडीवी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जिसपे वो पेटेंट ट्रांसफर हुआ उसमें से लेस करेंगे जितना अमाउंट हमने एट्रीब्यूट किया, और जो नेट वैल्यू आएगा हम उसे डब्ल्यूडीवी से लेस करेंगे। इसका मतलब क्या, देखो मैंने पेटेंट को 2.5 लाख रुपए का सेल किया था, लेकिन मेरा 1,49,714 का एट्रीब्यूशन है, तो जो मैं लेस करूंगा ना अपने ब्लॉक से वो करूंगा 2,40,000 में से 1,49,714 लेस करके जो मेरा अमाउंट आएगा, यानी कि 1,02,86, इसे ही मैं लेस करूंगा। सर ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज देखो मानो अगर मैंने तुमको इस चीज का बेनिफिट नहीं दिया होता ना तो तुम्हारी क्या आती, तुम्हारी डेप्रिसिएशन कम आ जाती। तो गवर्नमेंट आपसे डबल टैक्सेशन नहीं चाहता है। जो कॉन्सेप्ट आपका कैपिटल गेन्स के लिए है वही कॉन्सेप्ट आपका ब्लॉक ऑफ असेट्स के लिए भी है। मानो अगर मैंने ये वाला एट्रीब्यूशन नहीं किया होता तो पूरा 2.5 लाख रुपए गिर जाता, तो मेरी क्या आ जाती, मेरी डेप्रिसिएशन ही नहीं बनती इस साल की। दैट इज वाई द गवर्नमेंट हैज गिवन यू दिस बेनिफिट कि आपका डबल टैक्सेशन ना हो। तो अब आपका ब्लॉक कितना रह गया, अब आपका ब्लॉक रह गया सर सिर्फ 1,27,000, 1,24,714 का, जिसके ऊपर आपको 25% डालना है, यानी कि इट इज 31,179 एंड योर आंसर इज
1,24,714 का 75%, यानी कि 93,536 का आपका क्लोजिंग बैलेंस है। तो दोस्तों यहाँ जाकर के आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म होता है। दिस इज अ प्रॉपर फुल फ्लेजेड 14 मार्क क्वेश्चन दैट कैन कम। ऑब्वियसली ये मैंने खुद से क्यूरेट किया है, तो आई मतलब इंस्टीट्यूट देना चाहे तो दे भी सकती है, नहीं देना चाहे तो मतलब दिस नो नथिंग कि ऐसा कोई क्वेश्चन पास्ट में आया है। मगर इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपके सारे कॉन्सेप्ट 45, 4 और 9 के टेस्ट किए हैं। तो प्लीज इस वीडियो को बहुत शांति से देखिए। आई एम रियली रियली श्योर कि आपको इस वीडियो देखने के बाद और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इफ यू फील दिस वीडियो हैज एडेड टू योर नॉलेज, हैज हेल्प्ड यू अंडरस्टैंड दीज टू concepts, do hit the like button and do share it with your friends who might find this helpful. Thank you.